ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में सरकार धोखा देकर बनाई गई है जो गैर संवैधानिक है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा ठाकरे परिवार का करीबी होना लोगों को खलता है। उनसे बात की संवाददाता वैशाली ने। सुनिए। We have a man who is journalist by his heart and politician by his passion. Someone who kept burning fire in Shiv Sena, a politician with whom you may agree or you may disagree, but certainly you cannot ignore him. The man who doesn't need any introduction, we have Sanjay Raut with us. Sir, नमस्कार। welcome to NewsX. बोलिए। जैसे मैंने कहा कि संजय राउत बस नाम ही काफी है। जब आप लिखते हैं या आप जब ही किसी विषय पर अपना मत रखते हैं, उसके अलग अलग डायमेंशंस निकलते हैं। जिस तरीके से आप अपनी बात रखते हैं, हर किसी को उसकी दखल लेना ये बनता ही बनता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? देखो, मुझे बाला साहब ठाकरे जी ने बनाया है और बाला साहब ठाकरे क्या थे, कैसे थे, सबको मालूम है। मैंने पूरी जिंदगी उनके साथ निकाली। जिस सामना के एडिटर की कुर्सी पर मैं बैठा हूं, यहां मुझे लगभग 35 साल होने आए हैं। जब मुझे उन्होंने इस कुर्सी पर बिठाया तो मेरी उम्र लगभग 29 साल थी। अब मैं 60 पार कर चुका हूं कभी। तो समझ लीजिए कि उनकी विचारधारा है, उनके साथ रहा तो उनका प्रभाव तो मेरे पे पड़ेगा। और आपने कहा कि मुझे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये सच है। उसका भी कारण बाला साहब ठाकरे है, क्योंकि लोग पहले से मुझे बाला साहब ठाकरे का आदमी, ये बाला साहब ठाकरे का खास आदमी है, ये पहचान मेरे लिए बहुत बड़ी है। चाहे मैं नेता बन गया हूँ, चाहे मैं एमपी बन गया, इतने साल से सांसद हूँ, लेकिन संजय राउत का नाम लेते हैं तो लोग बाला साहब ठाकरे जी को अगर याद करते हैं तो यही मेरे लिए एक गर्व की बात होती है कि मैं बाला साहब का आदमी हूँ। आज भी है, कल भी रहूंगा। अब थोड़ा सा अभी के समय की बात करते हैं। हाल ही में आप जेल से वापस आए हैं। वो दौर कैसा था? अंदर का माहौल कैसा था? क्या कुछ फील किया? उस टाइम भी आप लिख रहे थे, आपके आर्टिकल्स बाहर आ रहे थे। जैसे मैंने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी के साथ रहना ये गर्व की बात थी, लेकिन जेल में जाना ये कोई गर्व की बात नहीं है। फिर भी मुझे गर्व और अभिमान इस बात का है, मैंने जेल जाना पसंद किया, लेकिन मैंने मेरे पार्टी के साथ धोखा नहीं किया जिसे हमारे लोगों ने किया। ये मेरे लिए जिंदगी भर एक गर्व की बात रहेगी। मेरे पार्टी को रहेगी, मुझे रहेगी, मेरे परिवार को भी रहेगी। आपके परिवार को मिलने खुद उद्धव जी भी गए थे? जाते पारिवारिक संबंध है। अगर घर का मुखिया जेल में गया और कुछ गया तो सब लोग आते जाते रहते हैं, बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने संकट का सामना किया, आगे भी करता रहूंगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संजय राउत जी अब थोड़े से ठंडे पड़ गए हैं, उनकी बातों में वो धार नहीं रही है। मेरा आवाज आप देखिए, मैं जो आदमी 100 दिन से भी ज्यादा जेल में रहता है, वो भी अंडा सेल में रहता है, उसके शरीर पर क्या परिणाम होता है। 15-15 दिन तक आपको सूरज के किरण नहीं दिखते। बहुत सी बातें ऐसी होती है कि अपने आप मेरा आवाज देखिए, अभी भी मैं ठीक से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं ठीक से देख नहीं सकता हूँ, सुनने में तकलीफ है मुझे। अभी मैं अंडा सेल में था। बहुत परिवर्तन होता है अपने शरीर में। मेरे हाथ थोड़े कांपते हैं अभी भी, ऐसे मेरे बॉडी पर ऐसे पैचेस आए थे, लेकिन मैंने कंप्लेंट नहीं की। जो था वो मैंने सह लिया है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं आंदोलन में, सड़क पर जेल गए हैं, तो नेता गया तो क्या हो गया। लेकिन संजय राउत जी को अंडा सेल में रखने की नौबत क्यों आन पड़ी? मुझे मालूम क्या नहीं कारण?
क्या मालूम नहीं मुझे, सिक्योरिटी के कारण से रखा है कहा गया, लेकिन मैंने ये इस बारे में कभी किसी के साथ शिकायत नहीं की और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक, जो हुआ वो हुआ। इस दौरान आप जेल में से आर्टिकल्स भी लिख रहे थे, कुछ नहीं, जेल में से आर्टिकल लिखना मना है। कुछ लेख लिखे थे आपने जो बाद में सामना में नहीं, जेल में ऐसा कोई नहीं कर सकता कोर्ट के परमिशन के बिना। जेल में मैं लिखता था, बहुत कुछ लिखा है मैंने, किताब भी लिखी, लेकिन अब वो छूटने के बाद आ सकता है, लेकिन वहां बैठकर मैं लिख नहीं सकता हूँ, धरती नहीं। लेकिन वही सवाल है कि संजय राउत जी से इतनी एलर्जी क्यों है लोगों को, क्यों जेल एलर्जी नहीं, गुस्सा है एक प्रकार से कि ये आदमी जो है वो अपनी पार्टी से ज्यादा ही वफादार है या ठाकरे परिवार से ज्यादा वफादार है। ये कुछ लोगों की अड़चन है। एलर्जी की बात नहीं हुई। राजनीति में कभी किसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, होने भी चाहिए। देश में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अभी आपने देखा होगा कि मैं आर्टिकल लिख रहा था, एडिट लिख रहा था डॉक्टर आम्बेडकर जी के ऊपर। डेमोक्रेसी है, हमारा संविधान है जो उसने बनाया है, उसमें सब कुछ ये लिखा है डॉक्टर आम्बेडकर जी ने, लोकतंत्र किस तरह से होना चाहिए। लेकिन आज ये लोकतंत्र ऐसे मोड़ पर आया है कि ये लोकतंत्र नहीं रहा है, ये एकतंत्र हो गया है। उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे दुश्मन मानना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। अगर किसी पार्टी के पास बड़ा बहुमत है तो बड़े बहुमत का सम्मान भी करना चाहिए। उनके साथ जो लोग बहुमत में नहीं है, आपके विचार से अलग विचार रखते हैं, जो विरोधी है, उनका भी सम्मान करना है, उनकी भी बात सुननी है देश हित में। यही लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र मानने को तैयार नहीं। अगर हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें दुश्मन माना जाता है, हमारी एलर्जी होती है। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये 7-8-10 साल में हुआ है, लेकिन उससे देश की जो हमारी जो रचना है उस पर धोखा आ जाएगा, धोखा हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हाल फिलहाल में आपने कुछ स्टेटमेंट दिए जिसमें आपने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में काफी अच्छा बोले हैं। तो लोग कहने लगे कि अभी जेल से क्या होते हैं अच्छे बोल, क्या होते हैं? ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता है, थिंक टैंक में है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, वो अलग बात है। हमारा उनका झगड़ा चलता रहेगा कि जिस तरह से पार्टी को तोड़ा है हमारी, और देवेंद्र जी ने यह भी कहा कि ये मैंने बदला लिया है, कभी नहीं होगा। लेकिन हम मानते हैं कि जो सरकार है वो गैर संवैधानिक है, इलीगल सरकार बनी है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है उस बारे में, वो निर्णय होगा। फिर भी आज अधिकार उनके हाथ में है। मैं कुछ ऐसे काम है जो सरकार ही कर सकती है, वो मेरे काम नहीं है, जनता के काम है। तो मैं किससे मिलूंगा? मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से, और मेरा काम का जो वास्ता है उनके जो डिपार्टमेंट्स है। और वो काम ये है कि जब मैं जेल में रहा तो मैंने जो जेल की पोजीशन कंडीशन देखी है, जेल के कर्मचारियों के जो प्रश्न है वो मैंने देखे हैं, वो मुझे लेकर उनके पास जाना है। उसके लिए तो मुझे देवेंद्र जी के साथ ही बैठना पड़ेगा ना। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी से भी आप जरूर, क्यों नहीं। देश में अगर सुधार चाहिए इस मामले में तो अब उनके हाथ में सत्ता है। मैं सांसद हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं। अगर कोई विधायक होता है वो मुख्यमंत्री से ही मिलेगा ना काम के लिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। जैसे मैं सांसद हूं, अगर मुझे कोई काम है तो मैं भी मुख्यमंत्री से, संबंधित मंत्री से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से मिलूंगा। और किससे मिल सकता हूं मैं तो पाकिस्तान या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से जाकर नहीं मिल सकता ना। लेकिन संजय राउत जी, ये सब जो कुछ हुआ, क्या आपको इसका अंदेशा था कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है? मुझे मालूम, मैं बार बार बोल रहा था
पार्टी में आप बोल रहे थे, हाँ, उद्धव जी साहब पार्टी ने में कहा बोल था। रहा था, ओपनली बोल रहा था। उद्धव ठाकरे जी ने भी पहले बोल दिया था कि संजय राउत को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। पार्टी को कमजोर करने के लिए, हमको कमजोर करने के लिए ये सब चल रहा है। ये मैं भी बोलता था, उद्धव जी बोलता, सबको मालूम था ये। मैं मेंटली पूरी तैयारी में था। मैं डरने वाला आदमी नहीं लोग हूँ। कहते हैं कि संजय राउत जी जो बयान देते हैं, ये बयानों के वजह से उनके ऊपर ये नौबत। हाँ, तो बयान देना क्या गुनाह है? जिसमें देशद्रोह है क्या? क्या बयान होते हैं? अगर कोई भूमिका हमारे पार्टी की है, उस भूमिका को मैं जनता के सामने रखना चाहता हूँ, तो ये बयान होता है? नहीं। ऐसे बहुत लोग बयान देते, किसको उठाया आपने? लेकिन महाराष्ट्र में आपको हमारी सरकार गिरानी थी। लोगों का आपकी कहना था कि सुबह 9 बजे संजय राउत जी जो एक सेट कर देते थे लाइन, उस लाइन से काफी तकलीफ होने लगी अभी थी। मैं जेल में था तब तकलीफ नहीं हो गई, लोग खुश हो गए। मुझे लगा कि मैं जेल से बाहर आने के बाद लोग मुझे भूल गए होंगे, मीडिया वाले भूल गए होंगे। लेकिन नहीं, मैं जब जेल से बाहर निकला तो जो एक लोगों का एक वहाँ जो भीड़ उमड़ी थी, हजारों लोग जमा थे, शिवसैनिक जमा थे, वो क्या था फिर? आप सब मीडिया पूरा देश भर का खड़ा था और मैं बोल रहा था। दूसरे दिन से वापस शुरू हो गया कि आप बोलिए। जब तक लोग सुन सकते हैं मेरी बात, तब तक मैं बोलूंगा। जिस दिन लोग मेरी पार्टी की बात सुनना बंद करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। जिस दिन आप लोग मेरे पास आना बंद करोगे तो मैं थोड़े आपके पास आ जाऊंगा। आप आते हैं, आप मुझे सवाल पूछते, इसलिए मैं बोलता हूं। और मेरा वो पेशा है, मैं लिखता हूं, मैं बोलता हूं, मैं संपादक हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं लेखक हूं। और हमारा एक काम है, जो लोग आज चुप बैठे हैं वो देश हित में नहीं है। जो अपने आप को लेखक पत्रकार मानते हैं और जो चुप बैठे हैं वो राष्ट्र के हित में नहीं है। आपको बोलना चाहिए। तो चाहे कुछ भी आगे नौबत आ जाए, क्या आ सकती है नौबत? कोई गोली मार देगा, और क्या हो सकता है? और ज्यादा क्या हो सकती है? मेरे मन में कोई भय और डर नहीं है, कभी नहीं रहा। ये 40 एमएलएज जो अचानक बाहर निकल गए, इसका आपको अंदेशा था? उद्धव जी को ये बात पता थी जब वो लोग वहां से निकले? पता था। क्या आपने जी तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? एकनाथ शिंदे ये करने जा रहा है, उस बारे में हमारे पास पूरी जानकारी थी। मैंने भी एकनाथ शिंदे जी से बात की उस बारे में। जब वो पार्टी में थे तब उनकी और मेरी मित्रता बहुत गहरी थी। वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, वो शिवसैनिक, अच्छे शिवसैनिक भी थे। हमने उनको समझाया कि आज हम जो कुछ भी है वो पार्टी ने हमको बनाया है। अगर किसी और पार्टी में जाकर बड़े पद पर बिठाएंगे, लेकिन वो कोई ज्यादा दिन तक आपको नहीं सहेंगे। सिर्फ उनको पार्टी तोड़नी है शिवसेना, बस इसलिए आपका इस्तेमाल करेंगे और फेंक देंगे। आपके मन में जो गिले शिकवे है हम एक साथ बैठकर दूर करेंगे। हम मेरे साथ तो वो एक दिन पहले अयोध्या में थे जी, उसी मेरे कमरे में घंटों तक बैठकर हम बात करते थे। मेरे दोस्त, हम मेरे साथी थे, वो दिल और दिमाग से हम एक साथ थे। तो मुझे पूरा अंदेशा था ये हो रहा है। मैंने उद्धव जी से बात की। उद्धव जी उस वक्त मुख्यमंत्री भी थे, उनके पास भी पूरा इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? अयोध्या के वक्त भी रोकने की कोशिश, क्या वो जाने वाले थे अयोध्या के दौरान? नहीं, रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम समझाने की कोशिश की। जो मन से जा चुका है उसको आप नहीं रोक सकते। जिसने मन ही मन में निर्णय लिया है हमको जाना है, तो उसको आप रोक कर क्या करोगे? आज नहीं तो कल जाएंगे। वो कहते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे वो अलग। कौन सा हिंदुत्व है उनके पास? क्या हिंदुत्व का मुद्दा है मुझे बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा अपमान चल रहा है अपने यहाँ। राज्यपाल अपमान करते हैं, तो उनके पार्टी के जो प्रमुख प्रवक्ता है वो अपमान करते हैं, उनके मंत्री अपमान करते हैं। कल देखा है कि उनके विधायक है, उसने अपमान किया। छत्रपति शिवाजी महाराज तो हिंदुत्व के महापुरुष थे।
हिंदवी स्वराज्य संस्थापक बोलते हैं हमने, हिंदुओं का पहला देश बनाया उसने, उनका अपमान हिंदुत्व का अपमान नहीं, अपने मुंह से एक शब्द भी निकला नहीं, तो कौन से हिंदुत्व की बात ये लोग करते हैं। अभी जो चल रहा है कि कर्नाटक बॉर्डर इशू जो है वो काफी हीटेड हो चुका है। कर्नाटक में वो लोग क्या जाना है, चाहते हैं, वहाँ गुजरात चुनाव में है, लोग जाना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। ये गलत प्रचार हो रहा है, ऐसा कोई नहीं जाएगा। लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में पोस्टर तक आ चुके हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में कभी योगी जी के पोस्टर लगे थे, चलो आइए उत्तर प्रदेश में जब आनंदीबेन पटेल थी मुख्यमंत्री तभी पोस्टर लगे थे, आज कर्नाटक के पोस्टर लगे हैं। दर दिन, ये पहले इस राज्य में कभी हुआ नहीं था, दर दिन बाहर के लोग हमारे मुख्यमंत्री के मुंह पर एक तमाचा मार रहे हैं।